हे एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होगे और अपनी प्रेपरेशन भी काफ़ी अच्छी तरह से कर रहे होगे। तो आज डे 7 है 45 डेज़ यूट्यूब सेशन का, और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्लोज पैसेज का। लास्ट का जो 2 सेशन था उसमें हमने रीडिंग कॉम्पिटिशन कंप्लीट किया था। अभी तक हमने पैराजम्बल कंप्लीट कर लिया है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट कर लिया है और एरर वाले क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो जो भी एस्पिरेंट आज पहली बार ये सेशन देख रहे हैं वो इस सेशन को लाइक एंड शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को टैप कर देंगे, जिससे फ्यूचर के सेशन है वो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और कोई भी सेशन आपको मिस ना हो। साथ ही साथ जो पुराने सेशंस हैं उनको भी आप देख लेना, काफ़ी कुछ उनसे सीखने को मिलेगा जो आपके एक्चुअल एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आज हम क्लोज पैसेज स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, 1 मिनट कहाँ चला गया ये, इसको इधर लाओ। 1 मिनट, कुछ इशू है, इसको मैं रिज़ॉल्व कर देता हूँ। हाँ, 1 मिनट बच्चों वेट करना, बस स्टार्ट हो रहा है ये। ठीक है, हाँ इसको ही लेके आना था, यही नहीं आ रहा था। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हम सेशन। तो क्लोज पैसेज हम करने वाले हैं। अब देखो, क्लोज पैसेज करने से पहले हम यह डिस्कस कर लेते हैं कि क्लोज पैसेज होता क्या है, कैसे करना होता है, क्या अप्रोच रखनी चाहिए। तो क्लोज पैसेज में क्या होता है, एक छोटा सा पैसेज आपको दिया जाता है, ठीक है। उनमें कुछ ब्लैंक्स होते हैं आपको पैसेज में, मतलब कुछ वर्ड्स को हटा के ब्लैंक्स को रख देते हैं और आपसे ये पूछा जाता है कि इस ब्लैंक में कौन सा वर्ड आएगा। अब वो कौन सा वर्ड आएगा, इसके लिए आपको 5 ऑप्शन दिए जाते हैं। अब इन ऑप्शंस में से आपको चूज़ करना है कि सही वर्ड क्या है जो कि ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्चुअली दोनों फिट हो जाए। 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। एक तो कि वो वर्ड ग्रामेटिकली फिट हो, मतलब जो ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग हो। जैसे अगर टू लगा है, वर्ब चाहिए, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही हो। मोडाइल वर्ब है, मे है, कैन है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जहाँ पे एंड से पैरेलल करना है तो एंड से पहले जो वर्ड था, पार्ट ऑफ स्पीच था, वो हो। तो ग्रामेटिकली आपका ये करेक्ट होना चाहिए। दूसरा, कॉन्टेक्चुअली भी होना चाहिए। अब इसके लिए हमें कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा। तो कॉन्टेक्स्ट समझ में कैसे आता है, इस पैराग्राफ को, इस पैसेज को, क्लोज टेक्स्ट को पूरा पढ़ने से क्या होता है कि आपको समझ में आएगा कि कौन सा सेंटेंस किस बारे में बात कर रहा है और पूरे पैसेज से वो सेंटेंस कैसे कनेक्टेड है। तो आपको वैसा वर्ड वहाँ पे फिल करना है जो कि उस आइडिया को डिलीवर कर सके, जो वहाँ पे आइडिया डिलीवर करने की कोशिश की जा रही है वो आइडिया को कंप्लीट कर सके। तो कॉन्टेक्चुअली भी वो करेक्ट होना चाहिए। तो 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ग्रामर का और कॉन्टेक्स्ट का, ठीक है। और दोनों का ही यूज़ करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉन्टेक्स्ट से ही कर दोगे या सिर्फ ग्रामर से ही कर दोगे, दोनों का ही यूज़ होना चाहिए। अब सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये क्या हो रहा है, 1 मिनट, ये क्या करने लग गया, नोट इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग। ओके, पता नहीं क्या क्या इशू आ रहा है आज, फिर से देखते हैं इसको खोल के। ओके, रिमाइंड मी नेक्स्ट टाइम। थोड़ा सा इशू हो रहा है, टेक्निकल इशू हो रहा है, पर कोई बात नहीं, मैं इसको रिजॉल्व कर दूंगा। चलो एक बार फिर से आया है, ये देखते हैं। सॉरी, थोड़ा सा डिले हो रहा है आज का सेशन, ठीक है। चलो क्या करें, टेक्निकल चीज़ें हैं, चूँकि ऑनलाइन सेशन चल रहा है तो हमें टेक्नोलॉजी का ही यूज़ करना, और टेक्नोलॉजी थोड़ी बार 1-2 बार हमें बिट्रे कर जाती है, बट कोई बात नहीं, हमने फिर से स्टार्ट किया। तो कहाँ थे हम, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको पैसेज को पूरा पढ़ लेना है। पूरा पढ़ के आपको आइडिया मिल जाएगा क्या सेंटेंस, कौन सा आइडिया कन्वे कर रहा है, पूरे पैसेज में उस सेंटेंस की इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरह का वर्ड फिल होगा। कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया, फिर आप लगाओगे ग्रामर। लेकिन सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पैसेज को पढ़ लेंगे। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आप पैसेज को रीड करो। रीड द पैसेज केयरफुली। ये आपका पहला स्टेप होगा कि देखने को क्या मिलता है,
जो मिस्टेक करते हैं बहुत सारे एस्पिरेंट्स, क्योंकि जल्दी जल्दी करना होता है उनको, टाइम लिमिट है, जो समझ में भी आता है कि हाँ चलो टाइम लिमिट है तो जल्दी जल्दी करना है, पर ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी के चक्कर में गलती करके आ जाओगे, नेगेटिव मार्क लेके आ जाओगे, फिर कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ जल्दी जल्दी करने का। तो वो क्या करते हैं, पैसेज पढ़ा है, हाँ क्या लिखा है, फॉर द सेक ऑफ आवर चिल्ड्रन आवर वर्ल्ड मस्ट ए, आगे पढ़ा ही नहीं, यहाँ पे ए पे रुक के लगाने लगे यहाँ पे, हाँ कौन सा वर्ड फिट होगा, ये होगा क्या, ये होगा क्या। ऐसे नहीं करना है आपको पूरी पैसेज पढ़नी है, क्योंकि देखो क्या होता है कि एग्जामिनर भी काफ़ी क्लेवर होता है, वो आपको फंसाएगा। कैसे फंसाएगा, साथ ही साथ 2 मीनिंग वाले वर्ड यहाँ पे डाल देगा जिसकी मीनिंग सिमिलर हो, या फिर ऐसे वर्ड्स जो यहाँ पे फिट हो जाए यहाँ से, क्योंकि आपने यहाँ से यहाँ तक ही पढ़ा है ना, पूरा आइडिया तो आपके पास है नहीं, अधूरा आइडिया है। तो अधूरा आइडिया में आपको वो वाला वर्ड भी फिट होता हुआ दिखेगा, वो वाला वर्ड भी फिट होता हुआ दिखेगा, फिर कंफ्यूज हो जाओगे या गलत वर्ड फिट करके आ जाओगे। तो ज़रूरी इसीलिए होता है कि पूरा पढ़ लो एक बार में, जिससे आइडिया क्लियर हो, तो ये भी क्लियर हो कि किस तरह का वर्ड हमें मिलना है। तो पहला है रीड। अब रीड कर लिया, आइडिया समझ लिया, अब जब ब्लैंक्स को फिल करने की बात आती है तो वहाँ पे 3 चीज़ें काम आती हैं आपकी, ठीक है। एक तो आपका आता है कॉन्टेक्स्ट। अब ये ब्लैंक को फिल करने की बात हो रही है, तो ब्लैंक को कैसे फिल करेंगे, किस किस चीज़ की हेल्प से करेंगे। पहला वाला आपका हो गया कॉन्टेक्स्ट, दूसरा वाला हो गया आपका ग्रामर, और जो तीसरा एलिमेंट है वो है आपका वोकैबुलरी। इन 3 चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए उस ब्लैंक को सही सही फिल करने के लिए। अब कहीं पर सिर्फ कॉन्टेक्स्ट काम कर जाता है, कहीं पर कॉन्टेक्स्ट प्लस ग्रामर काम करता है, कहीं पर ग्रामर प्लस वोकैबुलरी काम कर जाती है, ठीक है, कहीं पर तीनों का हेल्प लेना पड़ता है। तो ये 3 चीज़ आपको लानी है, तीनों चीज़ पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब क्या करेंगे, चलो करके देखते हैं कैसे होता है। ये चीज़ तो क्लियर हो गई, पहले पैसेज केयरफुली पढ़ लेना है। 3 चीज़ों की ज़रूरत है। कॉन्टेक्स्ट कैसे आएगा, कॉन्टेक्स्ट आएगा रीडिंग करने से ही। रीडिंग किया, कॉन्टेक्स्ट मिल गया, पता चल गया हमें कि किस लाइन में कौन सी आइडिया कन्वे हो रही है, तो किस तरह का वर्ड वहाँ पे आना चाहिए। अब आएगा ग्रामर। अब ग्रामर और वोकैब कैसे काम करते हैं ये मैं आपको तब समझाऊंगा जब हम ब्लैंक को फिल कर रहे होंगे। हम अभी सबसे पहले रीड कर लेते हैं, तो चलो रीड करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, डायरेक्शंस पहले पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है, इन द फॉलोइंग पैसेज सम ऑफ द वर्ड्स फ्रेजेस हैव बीन लेफ्ट आउट एंड रिप्लेस्ड बाय अ ब्लैंक रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर। पैसेज दिया गया है, कुछ वर्ड्स एंड आपकी फ्रेजेस हैं जिनको हटा दिया गया है और उनको रिप्लेस कर दिया गया है ब्लैंक से। फर्स्ट रीड द पैसेज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़ अबाउट। पहले तो पैसेज को पढ़ना है और उसके बाद समझना है कि किस चीज़ के बारे में है। तो डायरेक्शन ही पहले आपको कह रहा है कि फर्स्ट रीड द पैसेज। वो आपसे करवाना भी यही चाहता है कि आप पहले पैसेज को अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद समझ लो अच्छे से, देन फिल इन द ब्लैंक्स एज पर द क्वेश्चन गिवन। उसके बाद आप फिल करना। तो हम वही करेंगे, सबसे पहले पैसेज को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पहले आप पढ़ लो पैसेज को, ठीक है। यहाँ पे पॉज करके पढ़ लेना। ये रहा रेस्ट ऑफ द पोर्शन, पढ़ लिया। अब चलो साथ में पढ़ लेते हैं, या एक काम करते हैं, पहले आप खुद से पढ़ा है तो एक बार आप ट्राई करो क्वेश्चन करने की। ये पहला क्वेश्चन है, पॉज करके क्वेश्चन कर लेना। ये बी है, बी आपको दिख रहा होगा वहाँ पे, बी ब्लैंक। ये रहा सी, ठीक है। डी ई के लिए हम थोड़ा सा नीचे आएंगे, डी और ई। तो ये रहा आपका डी, और ये रहा आपका ई, ठीक है। तो यहाँ पे कर लिया, एक बार खुद से कर लेना। अब देखते हैं कि आपने जो किया और हम यहाँ पे जो करेंगे सिमिलर थे या अलग थे। आपने जो पैसेज पढ़ के जो समझा और मैं जो आपको समझाऊंगा, क्या वो सेम है, क्या आपने जो वर्ड्स फिल किए थे क्या वो सेम थे। देखते हैं, पहले पढ़ने की कोशिश करते हैं कि पैसेज को पढ़ा कैसे जाता है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, स्किम करेंगे, मेन आइडिया जो है वो ले लेंगे। क्या कह रहा है, फॉर द सेक ऑफ आवर चिल्ड्रेन, ठीक है, अपने बच्चों के खातिर आवर वर्ल्ड मस्ट डैश इट सेल्फ फ्रॉम इट्स स्लम्बर। हमारा जो वर्ल्ड है मस्ट मतलब कुछ करना चाहिए। मस्ट क्या बताता है, ऑब्लिगेशन बताता है कि हमारे वर्ल्ड को कुछ करने की ज़रूरत है। क्या करने की ज़रूरत है, खुद को उसको स्लम्बर से कुछ करने की ज़रूरत है। स्लम्बर मतलब क्या होता है, स्लीप मतलब नींद। तो खुद को नींद से क्या करेगा, कोई जगाएगा नींद से, ठीक है। तो हमारे वर्ल्ड को नींद, खुद को नींद से जगाने की ज़रूरत है। टू के बाद
फिर आया इनोवेशन इन एरियाज सच एज डाइवर्स एज हेल्थ केयर, द लो कार्बन इकॉनमी, फूड स्कार्सिटी, ड्रिंकिंग वाटर, एनर्जी प्रोविजन एंड बेसिक मटेरियल्स। तो क्या कह रहा है यहाँ पे पहला सेंटेंस कि हमारे अपने बच्चों की खातिर वर्ल्ड को खुद को नींद से जगाने की ज़रूरत है और इनोवेशन का कुछ करना है उसको, यानी वर्ल्ड को इनोवेशन का कुछ करना है। किन किन एरियाज़ में? तो हमारे हेल्थ केयर में, लो कार्बन इकॉनमी में, फूड स्कार्सिटी में, ड्रिंकिंग वाटर में, एनर्जी प्रोविजन और बेसिक मटेरियल्स में। ठीक है। फॉर सच ए ट्रांसफॉर्मेशन टू टेक प्लेस द पब्लिक स्फीयर मस्ट ऑल्सो इनोवेट। अब इतना ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, इतने एरियाज़ में आपको ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, तो सिर्फ वर्ल्ड को नहीं, पब्लिक जो है, जो पब्लिक स्फीयर है, जो जनरल जो कॉमन पीपल है, उनको भी इनोवेट करना पड़ेगा। द पर्सन इन द स्ट्रीट मस्ट इम्प्रूव हिज और हर ओन पैटर्न ऑफ बिहेवियर। पर्सन इन द स्ट्रीट का मतलब क्या है? जो कॉमन पीपल है उनको अपना हिज और हर अपना पैटर्न ऑफ बिहेवियर भी चेंज करना होगा, रादर दैन डैश अदर्स टू ब्रिंग अबाउट चेंज। मतलब कि अपना पहले चेंज करना है। रादर दैन का मतलब क्या होता है कि ये इस चीज़ के जगह पे, किस चीज़ के जगह पे, कि कुछ और को कह रहे कि वो चेंज लेके आएगा। मतलब कि दूसरा कोई चेंज लेके आए, ये नहीं करना है। इसके जगह पे पहले तो अपना पैटर्न ऑफ बिहेवियर चेंज करना है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, आइडिया जो कन्वे हो रहा है वो ये हो रहा है कि दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होना है। ये नहीं कि दूसरा कोई चेंज लेके आएगा तो हम कुछ नहीं करते हैं, नहीं, हम इस चीज़ का वेट नहीं करेंगे कि कब दूसरा चेंज लेके आएगा, हम अपने ही बिहेवियर में चेंज लेके आएंगे। ठीक है। दोज टू हुम दिस सीम्स ऑल टू इम्पॉसिबल शुड नोट दैट। अब जिनको ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है, खुद में चेंज लाना, इनोवेट करना, इतने एरियाज़ में चेंज लाना है, बहुत लग रहा है इम्पॉसिबल है, कर ही नहीं पाएंगे, उनको ये नोट करना चाहिए, उनको ये ध्यान देनी चाहिए इस बात पे। ड्यूरिंग द 19th century जब चल रही थी, आवर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैड टू डील विथ फार मोर ड्रास्टिक डैश। हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स को किसी चीज़ से डील करना था 19th century में, जो कि फार मोर ड्रास्टिक। अब यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, जो ऐसी कोई चीज़ थी जो अभी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक थी, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम थी, बहुत ज़्यादा भयानक थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल की थी, बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी की थी। तो किस चीज़ की बात हो रही है? तो इम्पॉसिबल क्या लग रहा है? ये चेंज लाना ही इम्पॉसिबल लग रहा है। जो भी अभी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसको सॉल्व करने के लिए जो चेंज लाना पड़ रहा है, क्योंकि अंडरलाइंग आइडिया क्या है? ये प्रॉब्लम ही तो है, फूड स्कार्सिटी हो गया, ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम है, बेसिक मटेरियल्स, हेल्थ केयर में प्रॉब्लम्स है। तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इनोवेट करना है, मतलब प्रॉब्लम्स है। अब इनोवेट कैसे करना है? तो एक तो वर्ल्ड जागेगा और इनोवेशन से कुछ करेगा, दूसरा हम पर्सनल लेवल पे जो कॉमन पीपल है वो भी इनोवेट करेंगे। तो जिनको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना थ्रू इनोवेशन बहुत इम्पॉसिबल है, उनको ये ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे 19th century में हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट जो थे उनको फार मोर ड्रास्टिक किस चीज़ से सामना करना पड़ा होगा? तो प्रॉब्लम से ही सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम से ही कंपैरिजन हो रहा है आज की जो प्रॉब्लम्स है और जो 19th century में जो प्रॉब्लम्स थे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ, चैलेंजेस से रिलेटेड कुछ, चेंजेस से रिलेटेड कुछ वर्ड आएगा। इट इज़ द प्राइवेट सेक्टर दैट डिलीवर्स द काइंड ऑफ इनोवेशन दैट क्रिएट्स न्यू बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड जॉब्स। अब ये प्राइवेट सेक्टर है जो कि इस तरह का इनोवेशन, जिस तरह की इनोवेशन हमें चाहिए उस तरह का इनोवेशन कौन लेके आता है? तो प्राइवेट सेक्टर लेके आता है। ठीक है। दैट क्रिएट्स न्यू बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड जॉब। अब ये इनोवेशन क्या करता है? तो ये इनोवेशन नए बिजनेस एक्टिविटीज़ और जॉब्स को क्रिएट करता है। बीइंग एप्पल लिंक, अब यहाँ पे एप्पल लिंक का मेंशन है, यहाँ पे कोई वर्ड आएगा जो एप्पल लिंक को जोड़ेगा किससे? प्राइवेट सेक्टर से, इनोवेशन से। मतलब एप्पल लिंक जुड़ा हुआ है प्राइवेट सेक्टर से, इनोवेशन से। अभी हमें क्लियर नहीं है कि किस तरह से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा, बट हम जानते हैं कि एप्पल लिंक का कुछ यहाँ से लिंक जरूर है एप्पल का। आगे पढ़ते। 3 मेन टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एजेंट ऑपरेट देयर इन। अब प्राइवेट सेक्टर में 3 तरह की इकोनॉमिक एजेंट हैं जो ऑपरेट करते हैं। कौन कौन से हैं? एक हो गया आपके मल्टीनेशनल्स, जो कि एक से ज़्यादा कंट्री में काम करते हैं, बड़ी कंपनीज जो हो गई। द टारगेट ऑफ मच अनफेयर क्रिटिसिज्म एट द मोमेंट, ये भी बताया गया है यहाँ पे कि मल्टीनेशनल को अभी काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, काफ़ी बुरा भला बोला जा रहा है, जो कि अनफेयर है। फिर दूसरा हो गया एसएमईज, स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस, जो स्मॉल साइज़ और मीडियम साइज़ के जो कंपनीज़ हैं, वेयर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ वर्क फोर्स इज सिचुएटेड। और इन्हीं एसएमईज में, स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस में, कंट्री की जो सबसे ज़्यादा वर्क फोर्स है, यानी कंट्री की सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है, वो यही काम करते हैं। और तीसरा एंड फाइनल हो गया स्टार्टअप्स, जो नई कंपनीज़ है जो अभी अभी स्टार्ट हुई हैं। तो हमें थीम क्या पता चला? प्रॉब्लम्स हैं। कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स है हमारे? तो बहुत सारे एरियाज़ में प्रॉब्लम्स है। हेल्थ केयर में है, लो कार्बन इकॉनमी में है, फूड स्कार्सिटी में है, ड्रिंकिंग वाटर, एनर्जी प्रोविजन और बेसिक मटेरियल्स में है।
इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ताकि जो हमारे बच्चे हैं वो इन प्रॉब्लम्स से डील ना करें, हमें यानी दुनिया को जागना होगा और इनोवेशन का कुछ करना होगा। अब इतना ट्रांसफॉर्मेशन करना है, इतने एरियाज़ में चेंजेस लेके आने हैं, तो सिर्फ वर्ल्ड को नहीं, इंडिविजुअल को भी अपने पर्सनल लेवल पे चेंज करना पड़ेगा, इनोवेट करना पड़ेगा। अगर बहुत ज़्यादा लग रहा है कि इम्पॉसिबल है, तो 19th सेंचुरी में जाके देखो, जब ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स को इससे भी ज़्यादा ड्रास्टिक प्रॉब्लम से डील करना पड़ता था, चेंजेस से डील करना पड़ता था। अब कौन लेके आएगा इनोवेशन? तो प्राइवेट सेक्टर लेके आएगा, जिनमें से एक एप्पल है। अब प्राइवेट सेक्टर में 3 तरह के एजेंट्स ऑपरेट करते हैं। एक आपको हो गए मल्टीनेशनल, जिनको भी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है अनफेयर वे में। एक हो गया आपके एसएमईज़, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स यानी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। और तीसरे हो गए आपके स्टार्टअप्स। ठीक है, तो ये हुआ आपका थीम। तो कॉन्टेक्स्ट तो पता है थोड़ा थोड़ा सेंटेंस का। अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे। अब यहाँ पे हमें हमारा काम करेगा ग्रामर एंड वोकैबुलरी। देखते हैं कैसे। पहला ब्लैंक में आते हैं, क्या लिखा है? फॉर द सेक ऑफ आवर चिल्ड्रन आवर वर्ल्ड मस्ट डैश इट सेल्फ। मस्ट है यानी कि मोडाल वर्ब है। तो मोडाल वर्ब जैसे मस्ट हो गया, मे हो गया, कैन हो गया, कुड हो गया, विल हो गया, वुड हो गया और टू हुआ। इन सब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और कॉन्टेक्स्ट से क्या पता चला कि स्लम्बर यानी नींद से जागने से रिलेटेड कुछ आएगा, यानी जागने का जो एक्शन बताया वो आएगा और फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अवोक क्या है? ये सेकंड फॉर्म है। V2 है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, अब बाकी की मीनिंग देख लेते हैं, क्योंकि बाकी सारे फर्स्ट फॉर्म में है। राउज का मतलब होता है जागना, टू अवेक। इन्वोक का मतलब होता है टू मेंशन, मतलब इन्वोक कर रहे हैं मतलब कि किसी चीज़ को मेंशन कर रहे हैं, कोई काम करने जा रहे हैं, कोई एक्शन करने जा रहे हैं, तो किसी लॉ को मेंशन कर रहे हैं कि इस लॉ के अंदर मैं ये काम करने जा रहा हूँ। या कोई आर्ग्यूमेंट रखा। अब आर्ग्यूमेंट वो तू मैं वाला आर्ग्यूमेंट नहीं कि हाँ तूने यहाँ पे क्या किया, मैंने क्या किया, ये वाला आर्ग्यूमेंट नहीं। आर्ग्यूमेंट मतलब तर्क, आपका ओपिनियन, स्टेटमेंट जो आप रखते हो। तो वहाँ पे आप इन्वोक क्या कर रहे हो? तो एग्जाम्पल्स इन्वोक कर रहे हो आप अपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए, स्ट्रेंथ देने के लिए। तो मेंशन वाला तो कोई यहाँ पे है नहीं, तो ये वाला गलत हुआ। स्पाउस का मतलब होता है टू सपोर्ट, किसी चीज़ को सपोर्ट करना, किसी आइडिया को सपोर्ट करना, किसी कॉज को सपोर्ट करना, किसी मूवमेंट को सपोर्ट करना। सपोर्ट करने की बात ही नहीं हो रही। इन्फ्यूज़ होता है टू फिल। इन्फ्यूज़ होता है क्या? टू फिल। अब फिल क्या? किसी के माइंड में आइडिया भर दिया, किसी के अंदर कोई पैटर्न ऑफ बिहेवियर फिल कर दिया। बट यहाँ पे वैसा कुछ नहीं आ रहा है, कोई भरने की बात नहीं हो रही है, जागने की बात हो रही है। तो राउज हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वोकैब की हेल्प ली, कॉन्टेक्स्ट का हेल्प लिया और ग्रामर का हेल्प लिया। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको तीनों की हेल्प लेनी पड़ती है। कुछ कुछ जगह ऐसा होता है कि हाँ ग्रामर सही हो गया। अब जैसे क्या होता, मस्ट होता, हमें पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर ये सारे वर्ड्स अलग अलग फॉर्म में होते हैं, कोई सेकंड फॉर्म में है, कोई आईएनजी फॉर्म में है, कोई नाउन है, तो हम ग्रामर से ही अकेले हम कर देते। ठीक है, देखो वोकैब से अकेले मोस्टली नहीं हो पाता है, क्योंकि अब यहाँ पे देखो राउज और अवेक दोनों का मतलब ही है टू अवेक होना, दोनों का मतलब सेम था, बस टेंस फॉर्म अलग अलग थे। तो मोस्टली क्या होता है वोकैब की मदद से नहीं हो पाता है, क्योंकि हमें कॉन्टेक्स्ट तो चाहिए ही होगा कि कौन सा वोकैब फिट हो, प्लस ग्रामर हमें चाहिए ही होगा। तो कभी कभी अकेले ग्रामर से हो जाता है, कभी कभी हमें कॉन्टेक्स्ट का भी यूज़ और वोकैब का भी यूज़ करना होता है। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे। बी पे, तो यहाँ पे क्या था? आवर वर्ल्ड मस्ट राउज इट सेल्फ। बार बार मैं भूल जाता हूँ माउस और पेन में, राउज इट सेल्फ। ठीक है, आवर वर्ल्ड मस्ट राउज इट सेल्फ फ्रॉम इट्स स्लम्बर टू इनोवेशन। अब इनोवेशन कुछ करना होगा इन एरियाज़ में, वर्ल्ड कुछ करेगा, नींद से उठ के क्या करेगा देखते हैं भाई। हरास करेगा, डिस्टर्ब करेगा इनोवेशन को, वरी करेगा, उसको टेंशन देगा, नींद उड़ा देगा इनोवेशन की, ऐसा कुछ है? नहीं है। हाँ, इससे पहले हम ग्रामर भी देख लेते हैं। ग्रामर क्या है? टू लगा हुआ है, हमें इनोवेशन को कुछ करना है, यानी कुछ करना है नहीं, एक्शन। एक्शन वर्ब बताता है, हमें वर्ब चाहिए, टू लगा है, हमें पता है टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, क्या करेगा इनोवेशन को? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी तो हेस्टेन, टू सेकेंड फॉर्म है, V2 है। इसका मतलब होता है एक्टेड क्विकली, जल्दी जल्दी काम करना। तो ये तो एलिमिनेट हुआ। हरास को हमने कॉन्टेक्स्ट से एलिमिनेट कर दिया। हार्वेस्ट करेंगे, हार्वेस्ट होता है कट क्रॉप,
ये खेती बाड़ी जो फसल होती है, एग्रीकल्चरल टर्म है कि जो फसल होती है तो हम उसको हार्वेस्ट करते काटते हैं ताकि हम उसका आगे और यूज़ कर सकें, ये भी गलत हो गया। हसल क्या होता है? हसल होता है, ये भी होता है एक्ट क्विकली या फिर एनर्जेटिकली, या तो बहुत तेज़ी से काम करना, बहुत तेज़ी से मूव करना, या पूरे एनर्जी में काम करना। कहते हैं ना हसल करो, हसल करो मतलब क्या? हसल करो, आई एम हसलिंग मतलब कि मैं बहुत एनर्जी से काम कर रहा हूँ। बचा हार्नेस, तो यूज़ करना। हार्नेस का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का यूज़ करना, किसी चीज़ के स्किल को, एबिलिटी को, पावर को यूज़ करना अपना कोई गोल कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे इनोवेशन का यूज़ करना है, इनोवेशन का यूज़ करके इन एरियाज़ में प्रॉब्लम को मिटाना है, तो हार्नेस बिल्कुल सही वर्ड है। तो हमारा सी इसमें आंसर हुआ। आते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ हमें भरना है सी पे। पहले थोड़ा सा नीचे ले आते हैं इसको, इससे बेटर वे में हो। डायरेक्शन तो आपने पढ़ लिया, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। यहाँ से यहाँ पे क्या था? ए में था आपका राउज, बी में था आपका हार्नेस, सी में हम देखते हैं क्या है। तो उसके बाद क्या पढ़ा गया था कि फॉर सच ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस, अगर ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना है तो पब्लिक स्फीयर को भी इनोवेट करना पड़ेगा। जो कॉमन पर्सन है, पर्सन इन द स्ट्रीट है, उसको भी अपना बिहेवियर पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। रादर देन क्या बताता है? इंस्टेड ऑफ। इसका मतलब क्या होता है? इंस्टेड ऑफ। अब हम इंस्टेड ऑफ कब यूज़ करते हैं? जब हम ये बताते हैं कि इंस्टेड ऑफ से पहले जो एक्शन है, जो कि मस्ट इम्प्रूव हिज और हर पैटर्न ऑफ बिहेवियर है, ये फॉलो करना चाहिए, ये फॉलो नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो रादर देन अगर लिखा है तो रादर देन से पहले जो लिखा है वो सही है, रादर देन के बाद जो लिखा है वो गलत है, मतलब उसको नहीं करना है। अब रादर देन क्या है? यानी इंस्टेड ऑफ, जिसका मतलब इंस्टेड ऑफ है। तो रादर देन क्या है? ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। तो रादर देन के बाद हम या तो नाउन लिखेंगे या तो वर्ब की आईएनजी यानी कि जेरेंड लिखेंगे। पता है आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म जेरेंड होती है, नाउन का वर्क करती है। ठीक है, तो देखो आईएनजी फॉर्म कहाँ है? यहाँ है आईएनजी फॉर्म, यहाँ है आईएनजी फॉर्म। ठीक है, बाकी बैंक्ड क्या है? ये तो आपकी पास्ट टेंस फॉर्म है, गलत हो गया। ये तो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, गलत हो गया। अब रादर दैन डिपेंडेंस ऑन अदर्स। अब देखो यहाँ पे ये नाउन है, अब ये कैसे होगा? रादर दैन डिपेंडेंस ऑन अदर्स। अब ये हम कॉन्टेक्स्ट से करेंगे एलिमिनेट इसको, क्योंकि ये नाउन है तो नाउन, और ग्रामेटिकली तो यहाँ पे फिट हो सकता है। रादर दैन नाउन भी आ रहा है, रादर दैन जेरेंड भी आ रहा है। जेरेंड है, नाउन है। अब पढ़ते हैं सेंटेंस को। तो क्या है कि हमें खुद इम्प्रूव करना है रादर दैन कि हम अदर्स को करें। अदर्स पे क्या करें? तो अगर हम देखें डिपेंडिंग, डिपेंडेंस, रिलाइंग, तीनों का मतलब एक ही चीज़ होती है कि किसी चीज़ पे डिपेंड होना, किसी चीज़ के सहारे होना, किसी चीज़ पे भरोसा करना, रिलाई करना। बट ए जो है डिपेंडिंग एट, ये गलत है। क्यों? क्योंकि डिपेंडिंग हमेशा ऑन होता है, एट नहीं होता है। जितने भी वर्ड्स हैं, डिपेंड ऑन, बैंक ऑन, काउंट ऑन, रिलाई ऑन, डिपेंडेंस ऑन, सब एक ही मीनिंग कन्वे करते हैं कि कोई चीज़ किसी चीज़ पे डिपेंडेंट है। सब के साथ ऑन ही लगता है, एट, इन, ये सब नहीं लगता है। तो एट वाला गलत हो गया, बच्चा डिपेंडेंस ऑन, रिलाइंग ऑन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्शन की बात हो रही है, इम्प्रूव करना है रादर देन कि दूसरों पे रिलाई करना है। तो एक्शन कौन सा वर्ड करेगा कन्वे? नाउन या आईएनजी फॉर्म? तो आईएनजी फॉर्म करेगी कन्वे, तो नाउन वाला गलत हुआ। रिलाइंग ऑन, देखो जेरेंड होता है, नाउन की तरह काम करता है, बट वर्ब का काम भी करता है। अगर रिलाइंग है तो एक्शन ही बता रहा है। ठीक है, डिपेंडेंस ये स्टेट बता रहा था, नाउन स्टेट, पर हमें स्टेट नहीं चाहिए था, हमें यहाँ पे एक्शन चाहिए था। तो रादर देन रिलाइंग ऑन अदर्स टू ब्रिंग अबाउट चेंज। ब्रिंग अबाउट का मतलब क्या होता है? कॉज। सेंटेंस क्या कह रहा है कि हमें खुद अपना पैटर्न ऑफ बिहेवियर चेंज करना है, इम्प्रूव करना है, बजाय इसके कि हम दूसरों पे डिपेंड होते रहें कि वो चेंज लेके आएगा। तो रिलाइंग ऑन हमारा करेक्ट आंसर था। डी में देखते हैं क्या है। तो आगे क्या पढ़ा था हमने कि दोज टू हुम दिस सीम्स ऑल टू इम्पॉसिबल, जिनको भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल लग रहा है, वो ये जरूर नोट कर ले कि 19वीं सेंचुरी में हमारे जो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स है उनको इनसे भी ज़्यादा ड्रास्टिक किस चीज़ से सामना करना पड़ा होगा। तो ड्रास्टिक क्या है? ग्रामर में हमें पता तो है
कि कुछ चेंजेस, कुछ प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई वर्ड यहाँ पे आएगा, मतलब नाउन आएगा, हमें पता है। और ग्रामेटिकली देखें तो ड्रास्टिक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के बाद नाउन ही आता है, क्योंकि एडजेक्टिव को कुछ तो चाहिए ना मॉडिफाई करेगा। किसको करेगा? नाउन को ही करेगा मॉडिफाई। नाउन क्या है देखते हैं। अपसेट्स तो भाई वर्ब है, गलत हो गया। अपसेट करना वही किसी को डिस्टर्ब कर दिया, अपसेट कर दिया, अनॉय कर दिया, इरिटेट कर दिया। अपहीवल्स का मतलब होता है चेंजेस। कैसे चेंजेस होते हैं अपहीवल्स? मोस्टली नेगेटिव चेंजेस होते हैं जो कि एंग्जाइटी क्रिएट करते हैं, जो कि वरी लेके आते हैं, जो कि डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, तो क्या अपहीवल हो सकता है कि क्या हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स को इनसे भी ज़्यादा अपहीवल्स यानी चेंजेस, ऐसे चेंजेस जो टेंशन देते थे, जो एंग्जाइटी देते थे, जो डिस्टर्बिंग नेचर के थे, उनसे सामना करना पड़ता था? तो बिल्कुल करना पड़ता था। ये वर्ड बिल्कुल फिट होगा। अपराइट क्या है? एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है ऑनेस्ट, जो बहुत ही मॉरली राइट हो, जो हमेशा जो सही होता है, मॉरली राइट होता है, जो ऑनेस्ट बिहेवियर होता है वो शो करता है। तो ये गलत हो गया। ट्रबल्ड भी आपका एडजेक्टिव है और ये वर्ब भी है। ट्रबल्ड वर्ब की, अब तुम जिस कोई भी मान लो, तुम इसको वर्ब की सेकेंड फॉर्म मान लो। ट्रबल्ड मतलब ट्रबल करना, ट्रबल देना, किसी को परेशान करना, या ट्रबल्ड एडजेक्टिव मान लो, जो परेशान हुआ है। तो दोनों तरह से गलत है, वर्ब मान लो या एडजेक्टिव मान लो। अब ऑल फिट तो होगा नहीं, तो बचा क्या? अपहीवल्स, जो कि नाउन था और हमें नाउन चाहिए भी था। ठीक है, समझ में आ रहा है? और कॉन्टेक्स्ट के थ्रू तो हमें पहले ही पता चल गया था कि वहाँ पे कुछ नाउन आएगा, प्रॉब्लम्स चेंजेस से रिलेटेड ही आएगा। चलो जो लास्ट ब्लैंक है उसको भी कर लेते हैं हम जल्दी जल्दी। क्या है लास्ट ब्लैंक? लास्ट ब्लैंक में एप्पल इंक को इससे कनेक्ट करना था। बात क्या हो रही है देखते हैं। इट इज़ अ प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर है जो कि इस तरह का इनोवेशन लेके आ सकता है, जो नए बिजनेस एक्टिविटीज़ और जॉब लेके आएगा। फिर बीइंग एप्पल इंक लिख दिया, हमें यहाँ से कुछ पता नहीं चल रहा है। आइए ऑप्शन पे देखते हैं। एन एग्जाम्पल, एन एग्जाम्पल मतलब कोई एग्जाम्पल ले। अ टिपिकल केस, इसका मतलब भी एग्जाम्पल ही होता है। ये अच्छा, सॉरी आपको आंसर दिख गया। हाँ, अ टिपिकल केस का मतलब भी होता है एग्जाम्पल। एन इंस्टेंस का मतलब भी होता है एग्जाम्पल। अ केस इन पॉइंट का मतलब भी होता है एग्जाम्पल। ये ना दिखना नहीं चाहिए था। आज ना ये थोड़ा सा मैल फंक्शन कर रहा है, ये पूरा जो भी है आपका वो ये हो गया, नोट हो गया, ये प्लेटफॉर्म थोड़ा सा मैल फंक्शन कर रहा है। कोई बात नहीं, होता है कभी कभी टेक्निकल इशू। तो सबका मतलब एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल यहाँ पे फिट भी हो जाएगा। कैसे? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है जो कि इस तरह का इनोवेशन लेके आता है, नए बिजनेस एक्टिविटीज और जॉब्स को क्रिएट करके। एप्पल लिंक का एग्जाम्पल दिया है। कैसे? एप्पल लिंक एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर को बिलोंग करती है, जो कि नए नए बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड जॉब्स लेके आती है। तो यहाँ पे ऑल फिट हमारा सही हो रहा था। तो ये था पूरा क्लोज पैसेज आपका। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे क्लोज पैसेज को सॉल्व करना है। सबसे पहले आप रीडिंग करोगे, रीड करके थीम कॉन्टेक्स्ट सब समझ लोगे। कुछ आपको वर्ड्स रीड करते हुए ही आपके माइंड में आने लगेंगे कि अच्छा हाँ यहाँ पे ये ऐसा कुछ वर्ड फिट होगा। फिर आप ग्रामर प्लस वोकैब की मदद लोगे। ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स कैसे है, तो ग्रामर का आप या तो कोई वीडियो कोर्स, हमारा जो वीडियो कोर्स है वो देख सकते हो। हमने उसमें सारे चैप्टर वाइज सारे जितने भी ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स हैं वो कवर कर लिए। तो बहुत डिटेल में करना है आपको तो वो कर सकते हो। बाकी यहाँ तो हम इन सेशंस के थ्रू तो हम ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स तो रिवाइज कर ही रहे हैं। आपने एरर में देखा कैसे हमने अलग अलग तरह के ग्रामर के कॉन्सेप्ट सीखे। हमने सेंटेंस रीअरेंजमेंट में भी, जो कि मोस्टली लोग क्या करते हैं बच्चे, वो बस ऑप्शंस के थ्रू करते रहते हैं, बट हमने वहाँ पे ग्रामर लगाया था। तो ग्रामर में क्या होता है, ईजी हो गया करना। तो वहाँ पे हमने ग्रामर के कॉन्सेप्ट सीखे। तो वैसे तो हम सीखते रहते हैं। अगर आपको एडिशनली बहुत ज़्यादा सीखना है तो हमारे वीडियो कोर्स के थ्रू वहाँ से भी ग्रामर के कॉन्सेप्ट सीख सकते हो। दूसरा वोकैबुलरी हो गया। तो वोकैबुलरी करने के मतलब आपको एक तो आप रीड करो बहुत ज़्यादा। अब रीड क्या करोगे, एडिटोरियल रीड कर सकते हो, आर्टिकल्स जो भी आ रहे हैं न्यूज़ में, जो भी आ रहे हैं किसी भी मैगजीन में आ रहे हैं वो रीड कर सकते हो। मॉक टेस्ट में जो आपके क्लोज पैसेज में जो आर्टिकल है और आरसी जो आ रहा है मॉक टेस्ट में, आपका जो भी पैराजम्बल में जो पैराग्राफ है वहाँ से रीड कर सकते हो। वहाँ से भी काफ़ी आपको वर्ड्स मिल सकते हैं। तो इतना मतलब काफ़ी है, इतने वोकैब काफ़ी है। एडिटोरियल कर रहे हो, इतने आर्टिकल्स पढ़ रहे हो, आरसी वगैरह में देख ले रहे हो, और पैराजम्बल जो मॉक्स है वो रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो, मोर देन इनफ है। ठीक है, बस ये करो कि रिवाइज करते रहो कि वर्ड्स की मतलब पता हो। ठीक है, तो ऐसे कर पाओगे। तो कॉन्टेक्स्ट प्लस ग्रामर प्लस वोकैब से आप बहुत ईजिली क्लोज पैसेज को कर पाओगे। अब होमवर्क में मैं आपको एक क्लोज पैसेज दे रहा हूँ। ये वाला कोशिश करना आप खुद से करने का। ठीक है,
कहीं फिर से टच ना हो जाए, तो मैं बहुत केयरफुली इसको नेविगेट करूँगा। डायरेक्शंस पढ़ लो एक बार, पॉज करके पढ़ लेना, ठीक है। ये रहा आपका पूरा पैराग्राफ, छोटा सा ही है, तो यहाँ पे पॉज कर लेना, पढ़ लेना, ठीक है। और ये रहा पहला क्वेश्चन, ए है, ये आपका बी है। हर में मैं आपको ना ये यहाँ पे पॉज करके आराम से अपना सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ठीक, हाँ। तो इसको आप कर लेना होमवर्क में, ठीक है। होमवर्क में करके कमेंट में आप अपना आंसर दे सकते हो, ए बी सी डी में क्या क्या आंसर हुआ है, और जिसको हम ना नेक्स्ट के जो सेशन होगा उसमें हम डिस्कस कर लेंगे काफ़ी अच्छी तरह से। बाकी आपको भी टाइम मिल जाएगा वहाँ पे सीखने का कि क्या आपने जो अप्रोच लगाई थी, जो आपने जो समझा था पैराग्राफ में, आपने जो आंसर्स किए थे वो कितना सही हो रहे थे। तो आपको भी एक आइडिया मिलेगा कि आपको भी क्लोज पैसेज में किन किन चीज़ पे वर्क करना है और कितना भी आप वर्क कर चुके हो, ठीक है। तो ये होगा नेक्स्ट सेशन में, ओके। अब यहाँ पे देख लेना एक बार बच्चों, काफ़ी अच्छा ऑफ़र चल रहा है, ठीक है। न्यू ईयर आने वाला है, तो 2025 जो 2025 साल है उसकी खुशी में हमने हैप्पी न्यू ईयर सेल रखा है, जहाँ पे आपको मैक्सिमम 40% फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। अभी तक तो आपको 30%, 25%, 35% मिल रहा था, बट अब 40% मिलेगा, वो भी फ्लैट 40%, ठीक है। तो जो भी एस्पिरेंट्स हमारे रिसोर्सेज लेना चाहते हो, मॉक टेस्ट हो गए, वीडियो कोर्सेज हो गए, PDF कोर्सेज हो गए, या पैकेजेस लेना चाहते हो, तो आप ये वाले कूपन कोड का न्यू ईयर NEWYEAR न्यू ईयर का यूज़ करके आप इस ऑफ़र को अवेल कर सकते हो। मैक्सिमम डिस्काउंट है, 40% का डिस्काउंट है, काफ़ी अच्छा ऑफ़र है। SBI क्लर्क का एग्ज़ाम है, SBI PO भी आ गया, जो भी बच्चे SBI PO का फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है, उनको चाहिए होगा रिसोर्सेज। अब चूँकि SBI PO का पैटर्न भी चेंज हुआ है, तो मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ। यहाँ पे हम डैशबोर्ड में जाएंगे। अच्छा, फिर से ये खुल गया, 2 बार खुल गया ये, चलो इसको बंद करते हैं। ये ऑफ़र तो आप देख लियोगे, न्यू ईयर का ऑफ़र है, कोड भी वही है, न्यू ईयर 40% डिस्काउंट है आपकी, जो आपका आने वाला साल है उसकी खुशी में। अब हम एक चीज़ दिखाते हैं, देखो यहाँ पे जितने भी आपकी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्ज़ाम है, बी इट SBI क्लर्क हो गया, SBI PO हो गया, जितने भी है आपके बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्ज़ाम, सब पे जितने भी रिसोर्सेज है, आपका मॉक टेस्ट हो गया, आपका PDF कोर्स हो गया, आपका वीडियो कोर्स हो गया, सब पे डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हो 40% का। अब हम बात कर रहे थे कि SBI PO का पैटर्न चेंज हुआ है, तो न्यू पैटर्न के मॉक्स हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो गए हैं। आप देख सकते हो, आप SBI PO में जाओगे, SBI PO 2024, तो यहाँ पे आप देख सकते हो SBI PO 2024 प्रीलिम्स न्यू पैटर्न। तो ये न्यू पैटर्न पे हैं, तो अगर आप अभी परचेज़ करोगे तो आपको ये न्यू पैटर्न के मॉक्स मिलेंगे, ठीक है। परचेज़ करने के लिए आप इस वाले डिस्काउंट का यूज़ कर सकते हो, इसका फ़ायदा उठा सकते हो। 40% डिस्काउंट मिल जाएगा कूपन को न्यू ईयर लगा के, ठीक है। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए होमवर्क वाला क्वेश्चन जरूर कर लेना, प्रैक्टिस करते रहना, अपने हेल्थ का ध्यान रखना, अच्छे से सोना, क्योंकि हेल्थ भी उतना ही ज़रूरी है जितनी कि पढ़ाई ज़रूरी है। अगर अच्छा हेल्थ होगा तो पढ़ाई में और ज़्यादा आप एफर्ट, एनर्जी लगा पाओगे। तो ध्यान रखो अपना, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय।